Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, better. Thank you, sir. 10th में आपके 87%, 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 91%, जी सर. ग्रेजुएशन के अंदर PCM 2022 74%, फिर 2024 में पॉलिटिकल साइंस से आपने MA किया है, तो ये स्ट्रीम चेंज क्यों की? MSc कर लेते? सर मैं BSc के दौरान ही मैंने RS की तैयारी शुरू कर दी थी सर. तो RS की तैयारी के दौरान सर संविधान में थोड़ी रुचि हो गई थी और इसका मुख्य परीक्षा में वेटेज भी अच्छा था, तो सर इसलिए मैंने कर लिया. या ऐसा तो नहीं कि आप पॉलिटिकल साइंस IAS की में एक सब्जेक्ट के रूप में रखे हुए हैं? नहीं सर, मैंने अभी तक UPSC के अटेम्प्ट नहीं दिए. अच्छा. और ट्रेडिशनल राजस्थानी गेम्स जो आपकी हॉबी है, जी सर. कौन कौन से गेम्स आते हैं ट्रेडिशनल राजस्थानी में? सर ट्रेडिशनल जो हमारे मारवाड़ में खेले जाते हैं सर, जैसे सतोलिया है सर, मारदड़ी है, लुकमीचनी, आंदलगोटा और सर बर्फ पानी है, विषमृत है, ये सब है. ये संतोलिया आपने बताया, जी इस खेल से क्या फ़ायदा है? सर इस खेल से सबसे बड़ी तो सर टीम भावना है. इसमें क्योंकि सारे खिलाड़ी सर मिलकर एक खिलाड़ी को आउट करते हैं, तो बिना टीम स्पिरिट के ये गेम नहीं हो सकता. और दूसरा सर इसके फिजिकल, इसमें काफ़ी भाग दौड़ होती है सर. जब हम वापस जो टुकड़ी है उसको सेट करते हैं तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है सर. इसमें कई बार ऐसे टारगेट भी किया जाता है कि यार इसको ठोकना है इसको. हाँ सर, ऐसा अक्सर हो जाता है. लेकिन सर क्योंकि उन्हीं खिलाड़ियों के साथ रोज़ खेलना होता है तो सर ऐसा कम ही होता है जनरली. अच्छा, बदला लेने की भावना होती है उसके अंदर. हाँ, फिर वो सर क्या है, आज आपने ले लिया, कल वो वापस उसके अंदर लेगा. हाँ, क्योंकि सर वो उसमें खिलाड़ी वही दोस्त होते हैं 5-7, तो रोज़ उनके साथ खेलना पड़ता है, तो फिर ऐसी संभावना कम ही रहती है. ये जो ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं, इसको खेलने से एक मोहल्ले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मोहल्ले के जो दोस्त होते हैं आपस के अंदर ये खेलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सर एक तो जो हमारे जो सामाजिक संबंध है सर, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं. हम ऐसे किसी के घर में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भाई इसी का दोस्त है, खेल रहा था आगे. एक तो सर हमारे सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं. दूसरा सर जो पूरा एक जो मोहल्ला वो एक परिवार की तरह लगता है सर. लेकिन ये खेल धीरे धीरे लुप्त क्यों हो रहे हैं? अब तो गाँव में भी इतने नहीं खेले जाते हैं. सर इसका जो मेन रीज़न जो मुख्य समझ में आता है मुझे, 2 कारण है सर. एक तो सर मोबाइल गेम्स के कारण, क्योंकि इन आउटडोर गेम्स में काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो स्टूडेंट या युवा जो कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, तो मोबाइल गेम्स के कारण ये हो गया. दूसरा सर आजकल गांव में भी जो ग्राउंड थे, जो जगह थी, खाली जगह, इन गेमों को खेलने के लिए काफ़ी खाली जगह चाहिए होती है, वो भी अब कम हो रही है लगातार. अच्छा. पॉलिटिकल साइंस में चूँकि आपके सब्जेक्ट रहा है और PCM तो हमारे सर बैठे हैं इधर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, गुजराल सिद्धांत क्या था? सर गुजराल सिद्धांत ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुजराल थे उन्होंने दिया था. ये सर हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने से संबंधित था कि भारत को अगर दक्षिण एशिया की एक शक्ति बनना है तो उसको अपने साउथ एशिया में स्थिरता के लिए उसे एल्डर ब्रदर की भूमिका निभानी पड़ेगी. ये गुजराल सिद्धांत और एक जो पॉलिसी है पहले पड़ोस की नीति, जी सर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक्चुअल में पहले गुजरात सिद्धांत का ही जो यूनिफॉर्म या जो नया रूप है, जो सुधारात्मक रूप है, वो हमारी लोकहित नीति है सर. लोकहित या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? हाँ सॉरी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है सर. पहले उसी से प्रेरणा लेकर सर हमने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाई है. दोनों में कोई डिफरेंस? सॉरी सर, ऐसा मैं कोई डिफरेंस अभी गेस नहीं कर. क्या हमारी विदेश नीति के निर्माण में भूगोल की भूमिका है? हाँ सर. क्या सर सबसे पहले तो हमने जो साउथ एशिया है, वो पूरा जो हमारे नेबरहुड कंट्री है, वो भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है, तो और समुद्र के साथ भी उनकी सीमाएं हैं. तो एक तो हमारी जो साउथ एशिया में जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो हमारी पड़ोसियों के साथ हमारे जो संबंध है उसको शो करती है. दूसरा सर हम चाइना के साथ, रशिया के साथ हमारा जो प्राचीन सिल्क रूट गुजरता था, उनके साथ भी संबंध में हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे. तो सर ज्योग्राफी सबसे प्रमुख निर्धारण है हमारी विदेश नीति का. ठीक है. आप RS अधिकारी बन गए, बनने के बाद में गांव में आपका सम्मान समारोह हुआ. जी सर. उस सम्मान समारोह में जो
मंच संचालक था, उसने आपसे स्पेशली ये कहा कि आपने जो गलतियां की वो हमारे आगामी युवा न दोहराएं, इसका सर आप स्पेशली फोकस करना। तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर? सर मैं कुछ सोच सकता हूँ। सर एक तो ये कि कभी कभी सर मैं काफ़ी बड़े टारगेट सेट कर लेता हूँ जो एक्चुअल धरातल पे उतर नहीं पाते ओवर कॉन्फिडेंस में, तो एक उससे तनाव होता है सर। तो मैं बच्चों को या युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि थोड़े सोच समझकर अपने लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा सर हमेशा अपने ग्राउंड से जुड़े रहें, क्योंकि हम देखते हैं कि सर जब काफ़ी स्टूडेंट जब शहर से आते हैं, या मैं भी सर कई जब शहर आया था पहली बार, तो वो जो मेरे गांव के आदर्श थे वो काफ़ी मैं भूल गया था। तो दूसरा सर अपने गांव से अपनी जड़ों से जुड़े रहे, ये दो प्रमुख मैं बताना चाहूँगा सर। तो आपके पास मैथ्स रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आजकल करंट इश्यूज पे तो थोड़ा फोकस रखते होंगे आप? हाँ सर। लेटेस्ट कौन सी न्यूज़ जो साइंस से रिलेटेड हो? साइंस से एक तो सर जो स्पेस डेक्स मिशन था वो उसके बारे में भी चर्चा थी। वो क्या है स्पेसडेक्स मिशन? सर ये जो इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपीरियंस मिशन है सर, इसमें हम अपनी सैटेलाइट्स को, वायुयान को स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग करते हैं। क्या होती है डॉकिंग? डॉकिंग का अर्थ होता है सर जोड़ना। जब हम स्पेस में हमारे दो उपग्रहों को अगर आपस में जोड़ना सीख जाते हैं या उसको अलग करना सीख जाते हैं तो उसे डॉकिंग और अनडॉकिंग कहते हैं। इसी मिशन में एक चीज यूज आई है POEM4, क्या है ये? सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट यूज किए थे हमने इस मिशन में, SDX-1 और 2। तो ये दोनों क्या करते हैं? सर दो, एक तो टारगेट करके कुछ था और एक और था सर, उसके द्वारा हमने सर दोनों उपग्रहों को जोड़ा। इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास ये डॉकिंग टेक्निक है? सर एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एक रशिया है और एक चाइना है। अच्छा, फायदा क्या होगा इस मिशन का हमें? सर एक तो हम जो स्पेस में, अगर इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है तो सर उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा हम जो हमारा मिशन गगनयान भेजेंगे, अंतरिक्ष में यात्री भेजने में ये सहायता करेगा। तीसरा सर कई बार काफ़ी बड़े उपग्रह होते हैं, भारी उपग्रह होते हैं जिनको एक बार एक साथ लॉन्च नहीं किया जा सकता, तो सर हम उनको अलग अलग लॉन्च करके स्पेस में डॉकिंग कर सकते हैं। और अभी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी आपने सुना ही होगा। हाँ सर। क्या है ये? सर जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही भारत अपना स्पेस में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। भारत सरकार ने पिछले साल इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी दी है और हमारा लक्ष्य है सर 2040 तक हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन। 2040 तक श्योर हो? सर श्योर नहीं हूँ, शायद 2038 या 40 ऐसा कुछ है। 2035? हाँ सर 2035। और आपके पास ट्रेडिशनल राजस्थान गेम्स खेलते हो आप? हाँ तो सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है अगर कोई एक ही गेम का नाम लेना है तो? सर सतोलिया। सितौलिया? हाँ। तो इसमें 7 ही पत्थर क्यों यूज किए जाते हैं, जो टुकड़ी जो आप बोलते हो? सर इसका एक्चुअल कारण तो नहीं पता है, लेकिन कुछ मैं इसमें गेस कर सकता हूँ सर। हाँ बताइए। 7 की अवधारणा हमारे यहाँ शुभ माना जाता है सर। जैसे हमारे सप्तऋषि तारा मंडल है, 7 को 7 फेरे हैं सर, तो 7 को थोड़ा शुभ माना गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि सर इसमें ये 7 पत्थर होते हैं। और दूसरा एक जो सर जो खिलाड़ी होता है जो पत्थरों को गिराता है वो 7 कदम दूर होता है उन पत्थरों से, तो शायद ये अवधारणा हो सकती है इसके पीछे। अच्छा, अभी राजस्थान सरकार ने एक नई विशेष नीति लेकर आई है, राजस्थान सरकार, जो जिसे AVXG नीति बोलते हैं, AVXC। हाँ सर। क्या है ये नीति? सर ये जो नीति है सर मैंने पढ़ा तो था, इसमें हमारी जो हमारे राजस्थान में सर जो फिल्म पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये है, जिसमें वीडियोग्राफी ऐसा कुछ करके सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। एक एक्सटेंडेड रियलिटी पर राजस्थान सरकार काम कर रही है, XR। क्या है XR? सॉरी सर।
चलो, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आप हो, जी सर। अभी ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट काफ़ी चर्चा में है, हाँ सर। क्या है ये? सर ग्लोबल साउथ जो ऐसे देशों का एक समूह है सर, जो विकास की दौर में, औद्योगिकरण के दौर में पिछड़ गए थे सर। तो ये एक विकासशील देशों का एक समूह है जो जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश के रूप में। तो सर एक विकासशील देशों का ये एक समूह है जो ये मांग करता है कि हमें भी विकास की भागीदारी में उतना ही महत्व मिले, यूएनओ में हमारा भी उतना ही पार्टिसिपेशन हो, और जो औद्योगिकरण के कारण जो कार्बन उत्सर्जन जो विकसित देशों ने कर दिया है उसका हमें भी रिवॉर्ड मिले, हमें भी वित्त पोषण मिले सर। तो इसे ग्लोबल साउथ ही क्यों कहा गया? क्योंकि आप तो कह रहे हो इमर्जिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, तो विकासशील तो और भी देश हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ये साउथ ही हो। सर अधिकांश जो ये देश हैं विकासशील देश सर, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके नीचे स्थित है, तो इसलिए सर इनको ग्लोबल साउथ कहते हैं। भारत तो भूमध्य रेखा के ऊपर है। चाइना भी ऊपर है। सॉरी सर। चलिए, हम पॉलिटिकल साइंस रहा है पीजी में। जी। राज्य और सरकार, क्या अंतर है दोनों में? सर सॉरी मैम, जो राज्य जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में बता रखा है, राज्य का मतलब सर सॉरी मैम, अलग अलग टाइप की जो गवर्नमेंट्स है वही राज्य है मैम। सरकार जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में परिभाषित कीजिए राज्य को। मैम राज्य में शासन के सारे अंग शामिल होते हैं। सॉरी मैम, बाकी एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहते हैं? मैम जैसे विज्ञान में सिद्धांतों का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, हमारी जो प्रकृति से प्राप्त जो सिद्धांत होते हैं उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, वैसे ही राजनीतिक सिद्धांतों का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है मैम, और हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे, कुछ सिद्धांत जो सर्वमान्य हो गए, इसलिए हम राजनीति को भी विज्ञान कहते हैं। कौन कौन से सिद्धांत है जो सर्वमान्य बने राजनीति विज्ञान के? मैम जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, न्याय, ये कुछ सिद्धांत है। सर्वमान्य का है, इसको तो अलग अलग तरीके से सबने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, और इसकी संकल्पना भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लागू होती है। मैम अलग अलग विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन जरूर अलग दी है मैम, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है सबका, वो लोक कल्याण ही है। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान मान सकते हैं? मैम पूरी तरीके से तो प्राकृतिक की तरह नहीं मान सकते, लेकिन ये विज्ञान बनने की अवस्था में है राजनीतिक विज्ञान। किसी ने इसे मास्टर साइंस भी कहा है, किन्होंने कहा है? सॉरी मैम। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें क्या अंतर है? मैम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब तो जो अलग अलग देश है विश्व के, उनके मध्य जो भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मैम जो विश्व के देशों की जो अभी राज व्यवस्था जिस तरीके से संचालित हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको विदेश मंत्री बना दिया जाए, जी तो आप पड़ोसी देशों के साथ संबंध में कौन कौन से ऐसे प्रयास करेंगे या कुछ नीतिगत बदलाव करेंगे जो कि टर्निंग पॉइंट होगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? मैम सारे पड़ोसी के साथ या किसी एक देश के साथ? पड़ोसी, अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं। एक तो मैम जैसे अभी भारत कर भी रहा है, हम एल्डर ब्रदर की भूमिका में आएंगे मैम। हम जैसे इस बार बजट में भी हमने बाकी सभी देशों के लिए सहयोग के लिए किया है, तो मैम हम क्योंकि बाकी हमें जो चाइना को छोड़ दे और पाकिस्तान को छोड़ दे, तो बाकी हमारे जो देश है वो काफ़ी छोटे हैं, वित्तीय स्थिति भी उनकी काफ़ी अच्छी नहीं है। तो एक तो हम एल्डर ब्रदर की भूमिका में आएंगे। दूसरी ऑलरेडी है वो, तो गुजराल डॉक्ट्रिन में की बात पहले से आ चुकी है। अच्छा, एक गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में जब बताया था, तो जब गुजराल डॉक्ट्रिन दी गई थी
तो गुजराल साहब क्या थे उस समय, किस पद पर थे? सॉरी मैम, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं इसका। अच्छा, हाँ, आप बता रहे थे कि क्या क्या प्रयास करेंगे। और मैम क्योंकि ये सारे जो हमारे पड़ोसी देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप के ही पहले हिस्से थे, तो इनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध है, तो उनको और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। जो हमारी कॉमर्स, इनके साथ जो ट्रेड है, ट्रेड को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे अभी अच्छे से हो नहीं पा रहे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ मैं कोशिश करूँगा। जो हमारा कनेक्टिविटी है इन देशों के साथ वो और अच्छी करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, ये पूर्व की ओर देखो और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दो बातें हैं, दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है? मैम ये हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार में ये लुक ईस्ट नीति आई थी। मनमोहन सिंह जी या नरसिम्हा राव? नरसिम्हा राव की सरकार में लुक ईस्ट नीति आई थी मैम। उसी को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 2019 में इसे एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया मैम। इस एक्ट ईस्ट नीति में हम पहले मैम क्या, जो नियम तो बना लेते थे, हम समझौते भी कर लेते थे, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पाते थे, तो अब हम उसको क्रियान्वयन पर भी हमारा फोकस है। ठीक है। तो पहला चरण आपका यही समाप्त होता है।